everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Tour. कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। उम्मीद करती हूँ फिट एंड फाइन ही होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी भी होंगे। कॉपी पेन लेके बैठ गए, नहीं बैठ गए? चलिए नोट्स साथ साथ बनाते चलिए, है ना, क्योंकि आप सोचें कि एक बार पढ़ें फिर नोट्स बनाएं, टाइम ज़्यादा लगेगा। साथ साथ नोट्स बनाते चलिए तो ईजी रहेगा आप लोग के लिए, है ना। तो प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलिए। वैसे तो प्रॉपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम क्लास में बात करते हैं, उसके बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है ना। जितनी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नोट्स अगर कुछ होते हैं मैं बता देती हूँ। तो हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं और कई एग्ज़ाम्स में आ चुके भी हैं, है ना। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, तभी इतना ज़्यादा टाइम लगता है। पीपीटी भी मैं बनाती हूँ 2 आवर्स तो लग ही जाते हैं, क्योंकि ये भी ध्यान देना पड़ता है ताकि कोई टॉपिक ना रह जाए, क्योंकि बहुत डीपली हमें पढ़ना पड़ता है ना। क्योंकि काफ़ी टाइम से एक तो एग्ज़ाम नहीं आया, कंपटीशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है। तो चलो फिर आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फॉसिल्स की एज को कैलकुलेट किया जाता है ना। एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बारे में, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, सब हम आज पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने यानी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड। लास्ट कल की जो क्लास हमारी हुई थी मंडे को, उसमें हमने एविडेंसेस के बारे में पढ़ा था, एवोल्यूशन एविडेंसेस। नहीं ली है अभी तक क्लास, देन प्लीज़ क्लास अटेंड कर लीजिए। फिर से कहूँगी सब क्लासेस अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं, तो कुछ भी मिस नहीं करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं ना। एडेप्टिव रेडिएशन एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, फॉसिल्स, सब कुछ पढ़ेंगे। चलो, हाउ आर फॉसिल एज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट की जाती है फॉसिल्स की एज। 2 मेन मेथड्स हैं डिटरमाइन करने के लिए फॉसिल्स की एज को। फर्स्ट इज रिलेटिव डेटिंग, सेकेंड इज एब्सोल्यूट डेटिंग। इसे एब्सोल्यूट डेटिंग को हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहेंगे और रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहेंगे। अब सोचिए, कंफ्यूज नहीं होएगा। एग्जाम में कोई भी नेम से आ सकता है ना क्वेश्चन, एब्सोल्यूट डेटिंग भी आ सकता है, रेडियोमेट्रिक भी आ सकता है और साथ ही साथ रेडियो एक्टिव डेटिंग भी आ सकता है। इसलिए मैंने तीनों नेम मेंशन कर दिए हैं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, कुछ भी आ जाए हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें पता है भाई, चाहे एब्सोल्यूट बोले, चाहे रेडियोमेट्रिक डेटिंग, चाहे रेडियो एक्टिव, सब एक ही है ना। चलो तो वन बाय वन दोनों मेथड्स को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं। पहला आ गया हमारा रिलेटिव डेटिंग। सिंपल मेथड है, सिंपल एंड कंपैरेटिव। दिस मेथड टेल्स whether a fossil is older or younger than other fossils or rock layers but does not give the exact age in years। देखो, रिलेटिव डेटिंग में आपको एग्जैक्ट एज तो नहीं पता चलेगी, है ना, कि कितनी एग्जैक्ट एज है फॉसिल्स की, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि फॉसिल जो है वो दूसरे फॉसिल से या रॉक लेयर जो होगी उससे यंगर है, नया है या फिर पुराना है ना। चलो देखते हैं हाउ इट वर्क्स। Fossils are found in layers of sedimentary rocks। Fossils कहाँ मिलेंगे हमें? Sedimentary rocks की layers में मिलेंगे, परतों पे मिलेंगे। जितनी डीपर लेयर उतना ही पुराना फॉसिल, है ना। जितनी डीपर गहरी लेयर होगी वो क्या होगा, उतना ही पुराना फॉसिल होगा। और जितनी अपर लेयर्स होंगी वो उतना ही यंगर फॉसिल होगा, है ना। जो ऊपरी परत होंगी वो क्या होगा, यंगर फॉसिल होगा, क्योंकि ऊपरी परत क्या होंगी, वो नहीं होंगी तो वो यंगर ही तो हुआ, और डीपर वाली भाई पुरानी होंगी, तभी तो वो फॉसिल उतना ही पुराना हुआ। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये क्या है? इन अनडिस्टर्ब्ड रॉक लेयर्स द ओल्डेस्ट लेयर इज एट द टॉप। अगर रॉक पे, चट्टानों पे जो परत है वो अनडिस्टर्ब्ड हो, है ना, बिना गड़बड़ के हो, तो क्या होगा, जो ओल्ड लेयर होगी वो कौन सी होगी, सबसे नीचे होगी, सबसे पुरानी परत, और सबसे ऊपर होगी नई परत। क्लियर? इफ फॉसिल ए इज फाउंड इन अ डीपर, ठीक है ना, फॉसिल ए सबसे डीपर में है और फॉसिल बी अपर पे है ना, टॉप पे है ये बिल्कुल। तो क्या होगा, फॉसिल ए की जो एज होगी वो क्या होगी, ओल्डर होगी। अगर हम बात करें बी से, बी यंगर होगा और ए होगा हमारा ओल्डर फॉसिल। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? यहाँ तक सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें,
सेकेंड मेथड आ जाएगा हमारा वही एब्सोल्यूट डेटिंग। एब्सोल्यूट बोल रहे हैं तो नेम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें एग्जैक्ट एज हमें पता चलती है। इसे हम रेडियोमेट्रिक डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग भी कहते हैं। दिस मेथड गिव्स द एक्चुअल एज ऑफ अ फॉसिल इन ईयर्स यूजिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाउंड इन रॉक्स एंड और फॉसिल्स। इस मेथड में क्या होता है, हमें फॉसिल की एक्चुअल एज पता चलती है यूज़ करके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो कहाँ मिलते हैं हमें, रॉक्स में और फॉसिल्स में जो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिलते हैं उसे यूज़ करके फॉसिल की एग्जैक्ट एज क्या है वो पता चलती है। हाउ इट वर्क्स लेट्स सी, है ना। सम एलिमेंट्स लाइक कार्बन 14, यूरेनियम 238, पोटेशियम 40 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव है। ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, डिके होंगे स्लोली टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब धीरे धीरे ये जो एलिमेंट्स हैं वो डिके होंगे और ये एक फिक्स्ड रेट पे होंगे, है ना, फिक्स्ड रेट पे होंगे। पेन ले लेती हूँ एक सेकेंड। फिक्स्ड रेट पे होंगे, ये फिक्स्ड रेट पे ये क्या होंगे, ये डिके होते रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। By measuring how much of the original radioactive element is left, scientists calculated how much time has passed since the organism died, है ना। अब कैसे पता चलती है इनकी एक्चुअल एज, देखो जैसे जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एलिमेंट्स कितने बचे हैं, ओरिजिनल रेडियो एलिमेंट्स कितने बचे हैं उससे पता चलता है। उससे ही साइंटिस्ट कैलकुलेट करते हैं कि ये जो फॉसिल है उसकी क्या एज होगी, जो ऑर्गेनिज्म है उसे मरे हुए कितना समय हो चुका है। जब साइंटिस्ट देखते हैं कि कितना एलिमेंट बचा है तो उसी के बेस पे पता लगा लेते हैं कि इस फॉसिल की क्या एज होगी, है ना, कितना टाइम हो गया, उसी के बेस पे ये पता लगा लेते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसी से ना पता चल जाता है जो फॉसिल है वो कितना पुराना है। इंपॉर्टेंट रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स। पहला मेथड है कार्बन 14 डेटिंग, फॉसिल्स अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड। हाफ लाइफ इसकी क्या होगी, 5730 ईयर्स। एग्जाम्पल होगा इसके बोन्स और वुड। ये जो कार्बन 14 डेटिंग है ना, जो ये कार्बन 14 डेटिंग है इसे हम कह सकते हैं हाल के जीवाश्म के लिए, है ना। लिख देती हूँ साथ में क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हमारे हिंदी वाले भी हैं, है ना, हिंदी मीडियम के भी हैं। हाल के जीवाश्म, जीवाश्मों के लिए, यानी फॉसिल्स की बात हो रही है। हाफ लाइफ कितनी होगी कार्बन 14 की, 5730 ईयर्स। एग्जाम्पल हो गया इसका बोन्स और वुड। यूरेनियम और पोटेशियम ये दोनों क्या है, बहुत पुराने फॉसिल्स और चट्टानों के लिए ये, है ना, लिख देती हूँ मैं, बहुत पुराने जीवाश्म यानी फॉसिल्स और चट्टानों के लिए। देख लेते हैं। यूरेनियम 238 है ना, लिखा भी है, मेंशन है, मिलियन ऑफ ईयर्स की बात हो रही है, बहुत पुराने रॉक्स हो गए। 4.5 बिलियन ईयर्स इनकी हाफ लाइफ होगी, है ना, हाफ लाइफ होगी इनकी 4.5 बिलियन। एग्जाम्पल हो गए वॉल्केनो रॉक्स। फिर आगे हमारा पोटेशियम आर्गन डेटिंग, वॉल्केनिक मटेरियल्स यूज फॉर, किस लिए इस्तेमाल होता है ये वॉल्केनिक मटेरियल्स। इसकी हाफ लाइफ होगी 1.3 ईयर्स, बिलियन ईयर्स। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे एंशियंट रॉक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता दो, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाफ लाइफ अभी हम समझते हैं, उसकी टेंशन ना लो, अभी नेक्स्ट टॉपिक हम हाफ लाइफ का ही समझने वाले हैं। ये सब मेथड हो गए, है ना, कार्बन 14 डेटिंग, यूरेनियम 238 डेटिंग और पोटेशियम आर्गन डेटिंग। इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कार्बन 14 डेटिंग, फॉसिल्स अप टू 50,000 ईयर्स ओल्ड, है ना, और ये पुराने रॉक्स के लिए हो रहा है, बहुत पुराने रॉक्स के लिए। यूरेनियम 238 डेटिंग मिलियन ऑफ ईयर्स के, है ना, और पोटेशियम आर्गन डेटिंग वॉल्केनिक मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इनकी हाफ लाइफ मेंशन कर दी है। कार्बन 14 डेटिंग की 5730 ईयर्स हाफ लाइफ होगी। यूरेनियम 238 डेटिंग मेथड जो है इस्तेमाल हो रहा है जो रॉक्स के लिए, इसकी कितनी होगी 4.5 बिलियन हाफ लाइफ।
और पोटेशियम आर्गन डेटिंग की होगी 1.3 बिलियन ईयर्स। एग्जाम्पल्स मेंशन है बोन्सवुड और कार्बन 14 डेटिंग के लिए। यूरेनियम 238 डेटिंग मेथड के एग्जाम्पल हो गया वोल्केनो रॉक्स, और पोटेशियम आर्गन डेटिंग का हो गया एंशियंट रॉक्स। हाफ लाइफ क्या है? What is half-life? The half-life is the time it takes for half of the radioactive elements to decay. देखो, हाफ लाइफ वो होगी, वो टाइम होगा जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, जैसे कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ डिके हो गया, तो वो क्या होगी, उसकी हाफ लाइफ होगी। जैसे कार्बन 14, इफ़ अ बोन हैज़ हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कार्बन 14, ठीक है, अगर कोई बोन है, अब उसके पास क्या है, हाफ डिके हो चुका है उसका ओरिजिनल कार्बन 14, तो उसकी हाफ लाइफ होगी 5730 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो कितना साल पुराना हो गया वो बोन? वो हो गया 5730 ईयर्स पुराना। अगर 1/4 बची है तो उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? हाफ लाइफ्स होंगी, 2 हाफ लाइफ्स होंगी 11,460 ईयर्स ओल्ड, है ना। 11,460 ईयर्स ओल्ड होगी उसकी 2 हाफ लाइफ्स। अगर 1/4 बचा है, ये एज है उसकी, 11,460 ईयर्स ओल्ड एज है। अगर 1/4 रिमेन है, बचा है। एडेप्टिव रेडिएशन और एडेप्टिव डाइवर्जेंस, ये दोनों नेम मैंने इसलिए मेंशन करे हैं ताकि अगेन आप कंफ्यूज ना हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, चाहे एडेप्टिव रेडिएशन नेम से, चाहे एडेप्टिव डाइवर्जेंस नेम से, है ना। क्या है, चलो देखते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच organism from a common ancestor evolve into different species that are adapted to different environment or ways of life. एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, अलग अलग स्पेशीज, है ना। एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है कॉमन एंसेस्टर से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही हैं अलग अलग स्पेशीज दैट आर एडेप्टिव टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स और वेज ऑफ लाइफ, यानी पर्यावरण, और कह सकते हैं हम जीवन शैली भी हम इसे कह सकते हैं, उसके अनुसार ढल जाती हैं ये स्पेशीज। दिस हैपन्स व्हेन अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंटर्स अ न्यू हैबिटेट। क्या होता है ये, किस टाइम होता है, जब कोई ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, वो किसी नए हैबिटेट में चला गया, जैसे कि न्यू आइलैंड एरिया विद वेरियस इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब अलग अलग उन्हें हैबिटेट मिल रहा है ना, इन्वायरमेंट मिल रहा है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होगा उसी के अनुसार बदलने लगेगा। ओवर टाइम दीज ऑर्गेनिज्म चेंज, वही बात आ गई, टाइम के साथ क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म चेंज होंगे, डाइवर्स होंगे टू एडप्ट टू डिफरेंट फूड सोर्सेज, क्लाइमेट और लाइफस्टाइल। मतलब अलग अलग फूड सोर्सेज के बेस पे, क्लाइमेट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, जीवन शैली, है ना, इन्वायरमेंट, इनके बेस पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म चेंज होने लगेगा, अपने आप को बदल लेगा। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मैनी स्पेशीज फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर। मतलब एक पूर्वज कॉमन है ये, है ना, सिंगल एंसेस्टर यानी कॉमन पूर्वज होगा, उससे क्या होगा, अलग अलग स्पेशीज कह सकते हैं इवॉल्व होंगी, फॉर्मेशन होगी बहुत सारी स्पेशीज की, नई स्पेशीज की। इसी वजह से हम इसको एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? नहीं हुआ तो बताओ, हम फिर समझेंगे। कोई नहीं, हम देखो एक काम करते हैं, एक बार फिर समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से क्या होगा, अलग अलग स्पेशीज इवॉल्व होंगी। इन्वायरमेंट, जैसे कि कोई ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, है ना, पूरा ग्रुप है, चाहे हम बर्ड की बात कर लें, तो क्या होगा, उनका एंसेस्टर जो होंगे वो कॉमन होंगे, बट अलग अलग प्लेस पे वो जैसे चली गई, कोई आइलैंड पे या एरिया पे, तो आसपास का जो इन्वायरमेंट है, वेरियस उसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, इकोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, उनका हैबिटेट बदल गया, उनका फूड सोर्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, लाइफस्टाइल हो गया, उसके हिसाब से क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म बदलने लगता है, चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो इस चेंज को क्या बोलेंगे, डाइवर्स बोलेंगे। क्या होगा इससे, कॉमन एंसेस्टर है लेकिन अलग अलग क्या होंगी, स्पेशीज़ फॉर्म होंगी, नई स्पेशीज़ फॉर्म होंगी, सिंगल एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर होगा, इसी वजह से हम इसको एडेप्टिव डाइवर्जेंस भी कहते हैं। अब क्लियर? बढ़े आगे। फिर भी अगर कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत आती हो, कुछ समझ नहीं आता हो, तो प्लीज़ पूछ लिया करिए कमेंट बॉक्स में, हम फटाफट से आपकी कन्फ्यूज़न दूर करेंगे।
स्टार्ट होते हैं कॉमन एंसेस्टर, अकर्स रैपिडली, जियोलॉजिकली स्पीकिंग, लीड्स टू स्पेसिफिकेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेशीज, ड्राइवन बाय इकोलॉजिकल निचेस, डिफरेंट इन्वायरमेंट रोल्स। यानी वही स्टार्ट होता है कॉमन एंसेस्टर से, रैपिडली होता है, फॉर्मेशन होगी नई नई स्पेशीज़ की, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंजेस आएंगे, प्रेरित होंगे, है ना, क्लियर। अलग अलग इन्वायरमेंट रोल होंगे, क्लाइमेट होगा, हैबिटाट चेंज होगा, फूड सोर्सेज हो गए, लाइफस्टाइल, तो उसके हिसाब से क्या होता है, चेंजेस आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म में। चलिए नेक्स्ट हम अब पढ़ लेते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, डार्विन फिंच के बारे में। फिंचेस मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है ये गालापागोस आइलैंड, है ना। चार्ल्स डार्विन ने गालापागोस आइलैंड पे 13 स्पेशीज देखी फिंच की, है ना। सब सिंगल एंसेस्टर फिंच थी, है ना, कॉमन एंसेस्टर थे। डिफरेंसेस वर मेनली इन देयर बीक्स, लेकिन उनकी चोंच में डिफरेंसेस थे। 13 स्पेशीज देखी, किसी के क्या थे, स्ट्रॉन्ग और थिक बीक थी यानी चोंच थी ताकि वो सीड खा सके, कुछ की लंबी थी, पतली थी ताकि वो इंसेक्ट्स खा सके, है ना, कीड़े जो हैं कीड़े खा सके, और फूलों का रस हो गया, फूलों का रस पीने के लिए। ईच स्पेशीज एडेप्टिव टू अ स्पेसिफिक फूड सोर्स ऑन डिफरेंट आइलैंड। हर एक फिंच ने अलग अलग फूड सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। ईच स्पेशीज एडेप्टिव टू अ स्पेसिफिक फूड सोर्स और डिफरेंट आइलैंड, अलग अलग आइलैंड पे इन्होंने क्या किया, अपने फूड सोर्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। फिंचेस डाइवर्स्ड ड्यू टू बीक शेप डिफरेंसेस रिलेटेड टू फूड, क्लासिक केस ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब क्या हुआ, जो चोंच थी फिंच की, है ना, अलग अलग शेप की थी, तो उसके अनुसार अपने फूड के अनुसार इन्होंने अपने आप को ढाल लिया, वैसी ही ये हो गई, चेंजेस आ गए उनमें फूड सोर्स के अकॉर्डिंग, एडप्ट कर लिया इन्होंने। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल एडप्टिव रेडिएशन का, क्लियर। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स यानी ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स, एनिमल्स विद पाउचेस। पाउचेस मतलब जैसे हम इसे थैली पाउच होता है ना, जैसे कि कंगारू में होती है ना आगे पॉकेट पाउच, तो अलग अलग क्या हुआ, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में इवॉल्व हुए। मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया इवॉल्व फ्रॉम इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। पहला आ गया हमारा कंगारू। कंगारू क्या करेंगे, ग्रेजिंग यानी घास खाने वाला। पेन ले लेते हैं। कंगारू क्या हो गया, घास खाने वाला। पाउच होता है नहीं होता, रियल में किस किसने देखा है कंगारू को, ये बताओ। कोआला, कोआला क्या होगा, पेड़ और पत्तियां खाएगा, पेड़ पर पत्तियां, पेड़ पर पत्तियां खाने वाला। उसके बाद आ जाएगा हमारा मार्सुपियल्स मोल, यानी बुरोइंग इंसेक्टिवोर यानी जमीन में रहने वाला और कीड़े खाने वाला, जमीन में रहने वाला और क्या कहेंगे, जमीन में रहने वाला, कीड़े खाने वाला, कीड़े खाने वाला, कीड़े खाता है भाई ये, जमीन में रहने वाले कीड़े कह सकते हैं, है ना, जो जमीन में रहने वाले कीड़े होंगे उसे खाएगा ये। फिर आ जाएगा क्या हमारा वॉम्बेट, डिगिंग हार्बीवोर, जड़ें और पौधे खाने वाला, जड़ें और पौधे खाने वाला। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे सब रेड रेड में। क्लियर हुआ नहीं हुआ। मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलिया जो इवॉल्व हुए थे अलग अलग फॉर्म में, कंगारू ग्रेजिंग यानी घास खाने वाला, कोआला ट्री ड्वेलिंग लीफ ईटर्स यानी पेड़ पर पत्तियां खाने वाला, मार्सुपियल मोल ये क्या करता था, जमीन में रहने वाला कीड़े, कीड़े खाने वाला। फिर आ गया हमारा वोम्बेट, डिगिंग हार्बीवोर यानी जड़े और पौधे खाने वाला। ऑल ऑरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन मार्सुपियल एंसेस्टर, सभी एक कॉमन मार्सुपियल एंसेस्टर से क्या हुए थे, ऑरिजिनेट हुए थे। ईच एडेप्टिव टू अ डिफरेंट लाइफस्टाइल मिमिकिंग प्लेसेंटल मैमल्स एल्सवेयर,
मतलब सब एक ही पूर्वज से क्या हुए, विकसित हुए, लेकिन अलग अलग लाइफस्टाइल की वजह से, हैबिटाट की वजह से, कह सकते हैं क्लाइमेट की वजह से अपने आप को उन्होंने ढाल लिया, अनुसार ये ढल गए। वन एंसेस्टर मैनी फॉर्म्स ईच विद अ यूनिक इकोलॉजिकल रोल, मतलब एक पूर्वज होगा, कई रूप होंगे, हर एक का अलग इकोलॉजिकल रोल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक का? आगे बढ़े। प्लेसेंटल मैमल्स, नॉर्थ अमेरिका एंड अदर कॉन्टिनेंट्स। देखो डायनासोर के खत्म हो, गायब होने के बाद हम कह सकते हैं क्या हुआ, प्लेसेंटल मैमल्स ने भी शो किया एडप्टिव रेडिएशन, जैसे कि बैट्स क्या करेंगे, फ्लाइंग, उड़ने वाले, वेल्स हो गई एक्वेटिक, पानी में रहने वाली, मंकीज हो गए आर्बोरियल यानी पेड़ों पर रहने वाले, डॉग्स एंड कैट्स ये क्या हो गई, शिकार करने वाले, एलिफेंट, हॉर्सेस, ग्रेयर्स है ना, घास खाने वाले। ये सब जो हैं इवॉल्व हुए थे, इवॉल्व फ्रॉम अर्ली प्लेसेंटल मैमल्स, है ना। ये सब इवॉल्व हुए थे अर्ली प्लेसेंटल मैमल्स से डायनासोर के गायब होने के बाद। यानी ये सब एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए थे और बाद में अलग अलग वातावरण में फैल गए, है ना। सब एक ही पूर्वज से हुए थे, लेकिन देखो एग्जाम्पल्स देखो, बैट्स हैं तो वो उड़ेंगे, फेल्स हैं पानी में रहेंगी, मंकीज पेड़ पे, डॉग्स कैट हंटर शिकार करेंगी, एलिफेंट हॉर्सेस घास खाएंगे, है ना, घास चढ़ने वाले कह सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। देखो सिक्लेट फिशेस जो हैं ये 100 ऑफ स्पेशीज यानी बहुत सारी स्पेशीज हो गई, ये कहाँ पे इवॉल्व हुई, लेक विक्टोरिया और लेक मालवाई में। सैकड़ों प्रजातियां जो थी सिक्लेट फिश की ये क्या हुई, इवॉल्व हुई, सब एक ही एंसेस्टर से थी यानी कॉमन एंसेस्टर थे, लेकिन ईच अडेप्टेड टू डिफरेंट, है ना, सब अलग अलग तरीके से इन लोगों ने अडेप्ट किया, है ना। चलो देखते हैं, देखो कुछ जो थी वो उनका क्या था, वो एल्गी खाती थी, कोई इंसेक्ट खाती थी, कोई फिश खाती थी, कोई गहराई में थी तो कोई हैबिटाट में थी। तो सिक्लेट फिशेस के देखिए कितनी सारी स्पेशीज थी ये सिक्लेट फिशेस की, अलग अलग कह सकते हैं हम, अलग अलग तरीके से ये क्या हुई, अडेप्टेड हुई, है ना, ईच अडेप्टेड टू अ डिफरेंट। हम देख चुके हैं फीडिंग हैबिट, अलग अलग फीडिंग हैबिट, कोई एल्गी, कोई इंसेक्ट, कोई स्मॉल फिश, कोई डेप्थ में थी, कोई गहराई में थी, कोई हैबिटाट पे, हैबिटाट टाइप रॉकी या सिंडी। एक्सटेंसिव अभी हम पढ़ चुके हैं। एडेप्टिव रेडिएशन जो था वो क्या था, विद इन अ सिंगल लेक इकोसिस्टम में ही, मतलब एक हम कह सकते हैं एक ही झील में हमें एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल देखने को मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट आगे देखें। चलिए दूसरे आ जाते हैं हमारे हवाई हनी क्रीपर्स, बर्ड्स फाउंड इन हवाई, है ना, डिसेंडेड फ्रॉम अ सिंगल एंसेस्टर, सभी एक ही पूर्वज से थे, है ना, सिंगल एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर थे। नाउ शो डिफरेंट बीक शेप्स, फीडिंग स्टाइल एंड कलर, सब क्या इनके अलग अलग बीक शेप होगी यानी चोंच की शेप, फीडिंग स्टाइल और कलर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। सिमिलर है ये डार्विन फिंचेस से, बट इन डिफरेंट लोकेशन, अलग जगह पे। डिफरेंस क्या हो गया, एडप्टिव रेडिएशन एंड कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन के बीच। देखो एडप्टिव रेडिएशन में एक एंसेस्टर होगा और बहुत सारी स्पेशीज होंगी, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होगा, अलग अलग एंसेस्टर होंगे लेकिन सिमिलर ट्रेट्स होंगे। एडप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल हमारा हो गया डार्विन फिंचेस, काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है, और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। सोच रहे होगे कि वो तो पढ़ा ही नहीं हमने, अभी पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया विंग्स इन बर्ड्स एंड बैट्स, अभी हम इसे डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। चलो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होता है, इट मीन्स डिफरेंट स्पेशीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर डेवलपिंग, ये वही बात आ गई है ना जो अभी हमने पढ़ी थी, बट कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, तो हमें हर चीज़ को पढ़ना है। कहाँ थे हम, चलो कोई नहीं स्टार्टिंग से देखते हैं। इट मीन्स डिफरेंट स्पेशीज इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर डेवलपिंग डिफरेंट ट्रेट्स ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स और नीड, इट फोकस ऑन द एवोल्यूशनरी पैटर्न। इसका मतलब वही हुआ, अलग अलग स्पेशीज इवॉल्व होंगी, विकसित होंगी कॉमन एंसेस्टर से, ट्रेट्स अलग अलग डेवलप हो जाएंगे डिफरेंट इन्वायरमेंट और ज़रूरतों के हिसाब से, फूड सोर्स क्या है, ज़रूरतें, क्लाइमेट, उसके हिसाब से अलग अलग ट्रेट्स डेवलप हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें?
चलो, इट फोकस ऑन द एवोल्यूशनरी पैटर्न। देखो हम ये कह सकते हैं अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से ये जो विकास होगा, एवोल्यूशनरी जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, अलग अलग दिशा में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 4 limbs ऑफ व्हेल, स्विमिंग, बैट, फ्लाइंग, ह्यूमन, ग्रास्पिंग, ऑल फॉर्म्स फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये हुआ, ये जो है व्हेल हो गया, ह्यूमन हो गया, बैट, सब कॉमन एंसेस्टर होगा इन लोगों के। लेकिन देखो स्ट्रक्चर सेम होगा, 4 limbs जो होंगे स्ट्रक्चर सेम होगा, लेकिन देखो फंक्शंस अलग अलग हैं। जैसे 4 limbs ऑफ व्हेल किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, स्विमिंग के लिए, बैट के फ्लाइंग के लिए, और ह्यूमन के लिए किस लिए हो रहे हैं, ह्यूमन के लिए किस लिए हो रहे हैं, ये पकड़ने के लिए, है ना, पकड़ने के लिए। शोज होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर होगा लेकिन डिफरेंट फंक्शंस होंगे। एडप्टिव रेडिएशन क्या है, स्पेशल केस है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। एडप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. It happens when one species rapidly evolved into many different species, each adaptive to a different ecological niche. It's fast and happens when new environments or opportunities arise. इसका मतलब ये हुआ जब एक ही स्पेशीज़ तेज़ी से रैपिडली क्या होता है, कई स्पेशीज़ में क्या हो जाती है, इवॉल्व हो जाती है, अलग अलग प्रजातियाँ इवॉल्व हो जाती हैं एक ही स्पेशीज़ से, और अलग अलग क्लाइमेट, फूड सोर्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं। मतलब अपने आप को ढाल लेती हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो हो गया, फूड सोर्स, लाइफस्टाइल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं। इट्स फास्ट एंड हैपन व्हेन न्यू एनवायरनमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज अराइज। वही बात आ गई जब नया इन्वायरमेंट है, हैबिटाट हो गया, क्लाइमेट सोर्स, फूड सोर्स हो गया, इन सब के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती हैं। एक ही प्रजाति है जो कई सारी प्रजाति में क्या हो गई हैं, बदल जाती हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा वही डार्विन फिंच हो गया। एक एंसेस्टर फिंच थी, 13 स्पेशीज इवॉल्व हुई अलग अलग तरीके की, सबकी अलग अलग चोच थी अलग अलग फूड खाने के लिए। तो ये हो गया हमारा डार्विन फिंच एग्जाम्पल एडप्टिव रेडिएशन का। डेफिनेशन, डाइवर्जेंट एंड एडप्टिव, चलो देख लेते हैं। फीचर्स, एवोल्यूशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर इनटू डिफरेंट फॉर्म, यानी एवोल्यूशन होगा कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग फॉर्म्स में। और एडप्टिव में क्या होगा, रैपिड एवोल्यूशन होगा इनटू मैनी स्पेशीज टू फिल इकोलॉजिकल निशेस, है ना। स्पीड इसमें ग्रेजुअल होगी और एडप्टिव में रैपिड होगी। इसमें जनरल डाइवर्जेंस होगा, इसमें स्पेशल केस होगा, मल्टीपल एडप्शन होगा। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन एंड बैट विंग डाइवर्जेंट का, और एडप्टिव का हो गया डार्विन फिंचेस। ये सब हम अभी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अगेन क्या उन सब चीज़ों को हम रिपीट करें। बट अगर आपको समझ नहीं आई होगी तो हम दोबारा ज़रूर पढ़ेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है, इसको हम एडप्टिव कन्वर्जेंस भी बोलेंगे। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मीन्स organisms from different ancestor evolve similar features or function because they live in similar environment, not because they are related. कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होगा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक कॉमन एंसेस्टर था, अलग अलग स्पेशीज इवॉल्व हो रही थी। कन्वर्जेंट में क्या होगा, अलग अलग एंसेस्टर होंगे, अलग अलग पूर्वज होंगे, कॉमन नहीं होंगे। कन्वर्जेंट में अलग अलग पूर्वज होंगे और उससे सिमिलर फीचर और फंक्शंस वाली क्या होंगी, स्पेशीज इवॉल्व हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं, मतलब इवॉल्व नहीं कहूँगी एक्चुअली, मतलब जो उनके ट्रेड्स होंगे, जैसे होता है ना, अच्छे के साथ रहो तो अच्छे गुण आते हैं, बुरे के साथ रहो तो वो गुण आते हैं, होता है ना, हम जिसके साथ रहते हैं उसकी हैबिट क्या होती है, हम लोग अडप्ट कर लेते हैं, ये कह सकते हैं। अच्छे के साथ अच्छी बातें सुनोगे, अच्छा बोलोगे, गलत सुनोगे, गलत बोलोगे, वही चीज़ है। इसमें पूर्वज अलग हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में, लेकिन जो फीचर्स जो होंगे वहाँ पे, जो स्पेशीज़ होंगी अलग अलग, उसके क्या होंगे, फीचर्स जो होंगे वो सिमिलर होंगे, उनके फीचर्स और फंक्शंस सिमिलर होंगे, क्योंकि वो एक जैसे ही इन्वायरमेंट में रह रही हैं। इसलिए सेम नहीं होंगे क्योंकि वो रिलेटेड है, क्योंकि अलग अलग स्पेशीज़ हैं, अलग अलग एंसेस्टर हैं उनके, लेकिन फिर भी उनके फीचर्स जो होंगे, उनके फंक्शंस होंगे वो सिमिलर होंगे। एक ही कॉमन, मतलब एक ही एंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हो रही है। फिर से कह रही हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि उनके जो ट्रेड्स होंगे, फंक्शंस होंगे, वो सिमिलर होंगे। कहते हैं ना, जो जैसे जिसकी कंपनी वैसे ही वो बन जाता है ना। कहते हैं ना, एक सड़ा सेब भी होगा अगर रखा होगा तो सारा वो टोकरी में जितने फ्रूट्स होंगे सबको सड़ा देगा, है ना। कोई भी एक सब्जी है ख़राब हो चुकी है, फफूंदी लग गई, वो सब में लग जाएगी, है ना।
वैसे ही पॉजिटिव भी अगर हम रहें, किसी अच्छे लोगों के साथ रह रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, तो उसका असर हम पे पड़ेगा, हम भी अच्छा बोलेंगे, है ना, बुराइयाँ नहीं करनी, बुराई नहीं सुनेंगे। तो वही सारी चीज़ें हैं कन्वर्जेंट, ये एक एग्जाम्पल था ताकि आप कनेक्ट कर पाए, है ना। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में अलग अलग एंसेस्टर होंगे, है ना, स्पेशीज अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि उनका कोई आपस में संबंध है इसलिए उनके फीचर्स और फंक्शन सेम है, वो एक ही इन्वायरमेंट में है, सिमिलर इन्वायरमेंट है, इसलिए उनके फीचर्स और फंक्शन भी सेम होंगे। हाउ इट हैपन, देखो सिमिलर इन्वायरमेंट होगा, सर्वाइवल नीड्स भी एक जैसी होंगी, लीड्स टू सिमिलर स्ट्रक्चर्स इवन सो दे हैव डिफरेंट एंसेस्टर, मतलब हुआ उनका एनवायरनमेंट भी सेम होगा, उनकी ज़रूरतें जो होंगी, सर्वाइवल नीड्स भी सेम होंगी, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, भले ही उनके एंसेस्टर पूर्वज अलग हों, डिफरेंट ऑरिजिन सेम फंक्शन सेम अपीयरेंस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बैट विंग मैमल्स एंड बर्ड विंग बर्ड। जैसे कि देखो बैट जो चमगादड़ है, मैमल है, बर्ड पक्षी हो गई एक, दोनों के पास विंग होंगे, दोनों का फंक्शन सेम होगा, वो है उड़ना, लेकिन अलग देखो डिफरेंट ऑरिजिन है, लेकिन इनका यूज़ देखो सेम है। डॉल्फिन मैमल है, शार्क फिश है, क्या होगा, स्ट्रीमलाइन बॉडी होगी, फिन्स होंगे, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा, स्विमिंग। एडेप्टिव सिमिलरली टू वाटर, कैक्टस डेजर्ट प्लांट है एंड यूपोर्बिया, ये क्या होगा, थिक स्टेम और स्पेंस होंगे, इसमें क्या होगा, फंक्शन सेम होगा, वाटर स्टोरेज का, सेम एडप्शन अनरिलेटेड प्लांट्स। यहाँ तक कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही, सब क्लियर। नेक्स्ट देखिए पैरेलल एवोल्यूशन क्या है। पैरेलल एवोल्यूशन इज व्हेन स्पेशीज evolve similar traits independently but not due to shared ancestry of the trait, it's due to similar environment pressure। देखो इसका मतलब ये हुआ पैरेलल इवोल्यूशन में स्पेशीज जो होंगी, जो बात हो रही है जिनका जो एंसेस्टर पूर्वज होंगे वो कॉमन होंगे, वो इवॉल्व होंगी, अलग अलग भी, अगर वो अलग अलग जगह पे भी विकसित हो रही हैं तो भी उनमें जो ट्रेट्स होंगे वो सिमिलर होंगे, एक जैसे ट्रेट्स होंगे, भले ही अलग अलग जगह वो विकसित हो। तो ये हो गया पैरेलल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है। सिमिलर एवोल्यूशन होगा चाहे उनकी लोकेशन अलग क्यों ना हो, मतलब अलग अलग लोकेशन में होने के बाद भी उनका जो एवोल्यूशन है वो सिमिलर होगा और इनके जो पूर्वज होंगे वो कॉमन होंगे। एग्जाम्पल प्लेसेंटल मैमल्स एंड मार्सुपियल मैमल्स, वॉल्फ प्लेसेंटल एंड टेस्मेनियन वॉल्फ। तो वॉल्फ हो गया हमारा प्लेसेंटल मैमल का एग्जाम्पल और टेस्मेनियन वॉल्फ हो गया हमारा मार्सुपियल मैमल का एग्जाम्पल। दोनों इवॉल्व होंगे, सिमिलर बॉडी शेप होगी, टीथ होंगे, लाइफस्टाइल होगा, बट सेपरेटली, है ना। इनका जो विकास क्रम जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग विकास क्रम में होगा। लेकिन फ्लाइंग स्क्वायरल्स एंड फ्लाइंग पेलेंगर्स बोथ ग्लाइड हैव स्किन फ्लैप्स बट इवॉल्व्ड इन पैरेलल। ये दोनों भी अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन जो इनका जो स्किन है, स्किन फ्लैप्स है, वो क्या होगी, सिमिलर होगी। दोनों के पास क्या होगी, सिमिलर से मतलब मेरे पास मतलब ये है कि दोनों के पास उड़ने वाली कह सकते हैं, पन्नी झिल्ली जो भी कह सकते हैं, वो क्या होगी, मतलब दोनों के पास उड़ने वाली त्वचा की झिल्ली भी कह सकते हैं इसको, वो क्या होगी। लेकिन क्या होगा, अलग अलग परिवार से हैं दोनों, फ्लाइंग स्क्वायरल भी और फ्लाइंग पेलेंगर्स भी, दोनों अलग अलग परिवारों से हैं, लेकिन दोनों के पास उड़ने वाली चिल्ली होगी, स्किन फ्लैप्स होंगे, बोथ ग्लाइड हैव स्किन फ्लैप्स। फीचर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एंड पैरेलल एवोल्यूशन। एंसेस्टर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में डिफरेंट होंगे, पैरेलल में सिमिलर होंगे, कॉमन एंसेस्टर होगा, एनवायरनमेंट सिमिलर, ट्रेड्स सिमिलर होंगे ड्यू टू नीड्स, ज़रूरतें के अकॉर्डिंग। पैरेलल में सिमिलर होंगे, अलग अलग जगह के बाद भी, लोकेशन के बाद भी क्या होगा, ट्रेड्स सिमिलर होंगे। डॉल्फिन और शार्क कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल हो गया, और पैरेलल एवोल्यूशन का हो गया हमारा मार्सुपियल वॉल्फ एंड प्लेसेंटल वॉल्फ। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए आज की क्लास आपकी यहीं तक समाप्त होती है। अच्छी लगी क्लास, सब कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे होती हैं सुबह 11 बजे। अगर आपके नोन में कोई सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो उस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए कि हमारी सीटेट क्लासेस चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी
जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए उसकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे शाम को 7 बजे रहती हैं और उसका तो कोर्स भी कंप्लीट होने को आ ही गया है। विद इन वीक उसका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। और कोई नोन में हो तो प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए मेरी तरफ से। और अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे हम थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन के बारे में। तो तैयार रहिएगा सुबह 11 बजे कॉपी पेन के साथ। मिलती हूँ फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैमिली की ध्यान रखें, प्यार दें और रिस्पेक्ट दें। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।